हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे और डाइपोल मोमेंट देखेंगे और कुछ डेरिवेशंस देखेंगे डाइपोल के रिगार्डिंग। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं होता क्या है। अगर डेफिनेशन के थ्रू जाएं, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कुछ सेट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, सपोज प्लस क्यू, और नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में अगर स्मॉल डिस्टेंस है d, तो ओवरऑल मेरा ये क्या बन गया, एक डाइपोल। तो अगर डाइपोल के बारे में देखें कि नेट चार्ज डाइपोल का क्या होता है, जीरो। जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये डाइपोल। डाइपोल मींस पोलैरिटी, टू पोल्स, टू डिफरेंट पोलैरिटीज। तो एक तरफ पॉजिटिव पोलैरिटी, एक तरफ नेगेटिव पोलैरिटी, तो ये मेरा एक क्या बन गया, डाइपोल। अब हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होती है। डाइपोल हमने देख लिया क्या होता है कि दो चार्जेस डिफरेंट टाइप के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर वो छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो वो मेरा डाइपोल बन जाता है। अब इस डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है वो मेरा क्या बताएगा, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, it is a measure of strength of electric dipole. It is a vector quantity whose magnitude is q into 2a. यहां पर क्या है, q क्या है, चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू सेम होती है तो कोई भी चार्ज आ जाएगा। 2a क्या है, ये डिस्टेंस, हमने d को क्या लिया हुआ यहां पर 2a, तो रिप्रेजेंट किससे होता है, p से। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। हमने यहां पर 2a को डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस लिया हुआ है, तो ये हमारा क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम अपनी फर्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी अपनी इंटेंसिटी होगी, क्यों, क्योंकि डाइपोल चार्जेस का मिलकर बना है। चाहे तो नेट चार्ज डाइपोल का क्या है, जीरो, क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, लेकिन फिर भी फील्ड है इसमें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की अपनी फील्ड लाइंस है, नेगेटिव चार्ज की अपनी फील्ड लाइंस है। अब हमें क्या देखना है, एक्सियल लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट मुझे दे दिया कि एक्सियल लाइन के अलोंग ही कहीं पर भी एक पॉइंट है, उसमें वहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अब हमें उसका मेजर निकालना है कि कितनी होगी। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के अलोंग कोई भी पॉइंट है। तो इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, तो यहां पर सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जिसका डिस्टेंस सेंटर से है R। तो अब मुझे इस डाइपोल की वजह से पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, वहां पर फॉर्मूला पढ़ा था एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर एक पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है जो अगर सपोज r डिस्टेंस पे है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। अब इस पॉइंट P पे दो चार्जेस क्या लगा रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने देखा था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, सपोज E1। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज की अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, तो पॉइंट P पे नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, और इसको मान लेते हैं E2। तो E1 हमारा क्या है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और E2 हमारा है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब सबसे पहले E1 देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, प्लस Q का डिस्टेंस P से कितना होगा, ये डिस्टेंस टोटल R है, ये 2a है। O हमारा क्या है, इस डाइपोल का सेंटर, तो ये किसमें A और A में स्प्लिट हो जाएगा, 2a। तो टोटल ये R है, इसमें से A माइनस कर दूंगा तो इसका डिस्टेंस बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये R माइनस A।
E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली E2 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये टोटल R है और ये A है, तो R प्लस ए 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में सब कुछ सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E1 माइनस E2। यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने चार्जेस के सिंबल्स नहीं लिए, साइंस दोनों में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रखा है चार्ज का, तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। डायरेक्शन हमें पता है, अगर E1 बड़ी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी अलोंग E1। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा दोनों में, Q और Q भी कॉमन आ जाएगा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। यहां पर इसका एलसीएम अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, r माइनस ए का स्क्वायर या r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां ले गए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट यहां पर हमारी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर हमारा बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम न्यूमरेटर में देखें आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर कैंसिल होगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस 2ar है, माइनस माइनस प्लस 2ar, तो 4ar बन जाएगा। अब इस 4 को स्प्लिट कर लेते हैं। अगर हम यहां पर देखें इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, q इंटू 2a। इसको इसी फॉर्म में लिखना है, q है हमारे पास 4a को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2a। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर 2 इंटू 2a लिख दूंगा तो 2a हमारा बन जाएगा p और बचेगा हमारे पास 2r, तो 2pr अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर p हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट 2aq। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सपोज करो अगर ये डाइपोल शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा जो A है बहुत ज्यादा कम है विद कंपैरिजन टू R, कि A का डिस्टेंस यानी ये जो A है ये R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो अगर A छोटा है R से तो A का स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा R से,
जैसे मान लो 2 छोटा है 4 से, तो दोनों में गैप कितना है 2 का, 2 और 4 में। इनका अगर स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, अब 4 और 16 में बहुत ज्यादा गैप हो गया, यानी जितना गैप 2 और 4 में था उससे ज्यादा गैप 2 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर में हो गया। सिमिलरली जितना गैप a और r में, अगर a छोटा है r से, तो a का स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा r के स्क्वायर से। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन लिख सकते हैं हम यहां पर, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, so a is less than r, so a square is much less than r square. So this implies r square minus a square को हम क्या लिख सकते हैं, approximately equal to r square, क्योंकि a square बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो इफेक्ट नहीं डालेगा इतना। तो अब हम अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डालें इसको, तो 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब क्योंकि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को r स्क्वायर ही रखेंगे तो r की पावर 4, तो ये एक r कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, p हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट, यानी q इंटू 2a। अब हमारी नेक्स्ट सेकंड डेरिवेशन है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले हमने एक्सियल लाइन का देखा, अब इक्वेटोरियल लाइन का देखते हैं। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है कि डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहां पर अब कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं P, इस पूरी इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पर भी। अब पहले जैसे हमने पिछली एक्सियल लाइन के लिए किया था कि दोनों डाइपोल के बीच का हमने डिस्टेंस 2a ले लिया, तो सेंटर से हो जाएगा a। नेक्स्ट हमने सेंटर से p का डिस्टेंस पहले भी r लिया था, अब भी हम r ही ले लेते हैं। अब माइनस q इस p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, सिमिलरली प्लस q इस p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, E1 मान लेते हैं इसको, नेगेटिव, पहले नेगेटिव को E1 मान लेते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, इसके थ्रू कैसे हो जाएगा, इस तरीके से E2। ये एंगल हम अगर थीटा ले लेते हैं, E1 और E2 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, ये A है, ये R है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, कितना होगा, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉइंट P कितना हो गया, रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली ये भी एंगल थीटा है, ये r है, ये भी a है, यहां पर भी PGT लगा सकते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब E1 कितना हो जाएगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हमारा रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो E1 मेरे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली हमारा E2 भी इतना ही होगा, तो अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया E1 और E2 का, बट अभी डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। अब ये क्या है, E1 और E2 ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे x एक्सिस के अलोंग है, ना ही y एक्सिस के अलोंग है, वेक्टर्स हैं, तो अब इन वेक्टर्स को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो ये E1 है, अगर यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं रेफरेंस के लिए, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेस के अलोंग हमेशा कॉस की टर्म्स में होता है, E1 cos थीटा, और यहां पर ये नीचे की तरफ हो जाएगा E1 sin थीटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है।
थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन का मतलब है y नेगेटिव और x भी नेगेटिव। ये जो E2 है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये किस तरीके से स्प्लिट होगा, y पॉजिटिव और x नेगेटिव। तो यहां पर E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। अब देखो E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के साथ sin थीटा है, तो जितना E2 sin थीटा की वैल्यू आएगी उतनी ही E1 sin थीटा की वैल्यू आएगी। तो नेट जितना ऊपर है उतना ही नेट नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी हो जाएगी, 0। तो E अलोंग y कितना हो जाएगा, E2 sin थीटा माइनस E1 sin थीटा, एज E1 इक्वल टू E2, EY कितना हो जाएगा हमारा, 0। नेक्स्ट अब आते हैं एक्स एक्सिस के अलाउंग। EX कितना हो जाएगा हमारा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन नहीं देखते, तो क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा कॉमन है, E1 और E2 भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। E2 की जगह भी हमने E1 को लिख लिया। अब वैल्यूज डाल देते हैं, तो EX कितना आ जाएगा मेरा, 1/4πε0 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये 2 ये वाला 2 है, सिर्फ हमने E1 की वैल्यू डाल दी। अब cos थीटा, ये थीटा है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो a अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो EX कितना हो जाएगा, 1/4πε0 2q इंटू a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा EX 1/4πε0 2qa अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमने सिर्फ cos थीटा डाला है, बेस a अपॉन हाइपोटेनस रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहां पर भी सेम चीज हुई है, दो डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है, डाइपोल दो चार्ज है, डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 2a इंटू क्यू। तो 2a इंटू क्यू ये रहा हमारा न्यूमरेटर में, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट p। तो EX कितना हो जाएगा, 1/4πε0 p अपॉन, यहां पर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 1 है, यहां पर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा आ गया EX। तो E नेट कितना हो जाएगा, EX और EY, X और Y इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, EX ही आएगा, क्योंकि Y 0 है, तो E नेट भी कितना हो जाएगा हमारा, EX के बराबर ही हो जाएगा। अब अगर इसको भी शॉर्ट डाइपोल के लिए करें, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब यहां पर भी क्या होगा, r स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन a स्क्वायर। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो r स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो यानी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर। तो E कितना हो जाएगा हमारा, E इक्वेटोरियल 1/4πε0 p बाय, ये सिर्फ r स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो r की पावर 3। तो E इक्वेटोरियल भी किसके अप्रॉक्स आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अगर एक्सियल का हम देखें, एक्सियल का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 2p बाय r क्यूब। तो अगर दोनों को मैं डिवाइड करूं, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्सियल का 2 बचेगा, तो रेशो कितनी आती है, 2:1। ये हमारा किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल। अब
यहां पर हमने देख लिया ई इक्वेटोरियल भी आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ई एक्सियल भी आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारी अब फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो गया और फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी डेरिवेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कर लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है एक्स वाई प्लेन में, इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड्स। अब हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है एक एंगल थीटा पे, यानी एक तरफ माइनस क्यू चार्ज है एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के बदले एक एंगल पे शिफ्टेड है, टिल्टेड है विद इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा। तो अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही डाइपोल का डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2a। अब देखो मुझे यहां पर क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क का मतलब एक रोटेशन इफेक्ट होता है कि इस डाइपोल को रोटेट करना चाहेगा टॉर्क। टॉर्क डेवलप कब होता है, जब कपल ऑफ फोर्सेस लग रहा होता है, यानी एक चार्ज के ऊपर एक फोर्स और दूसरे चार्ज के ऊपर दूसरा फोर्स लग रहा हो। तो जब भी कपल ऑफ फोर्सेस लगता है तब हमारा टॉर्क पिक्चर में आ जाता है। अब यहां पर देखते हैं, एक तो फोर्स लगेगा माइनस क्यू के ऊपर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है एक माइनस चार्ज है। चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो हमने पढ़ा हुआ है फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इक्वल टू क्यू ई। जैसे अब जब हमने फोर्स क्या पढ़ा था, फोर्स क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमने देखा था अगर एक चार्ज को टेस्ट चार्ज ले लेते तो नीचे आ जाता है F बाय Q, वो आ गया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमारे पास आया था F इक्वल टू क्यू ई, यानी अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, Q इंटू ई। अब नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता। नेगेटिव चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहां पर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऊपर की तरफ है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग जाएगा F इक्वल टू क्यू ई। दोनों फोर्सेस सेम है इसलिए इनको बोल दिया और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको घुमा देगा यानी टॉर्क हो जाएगा। इसके ऊपर की तरफ लग रहा है, इसके ऊपर नीचे की तरफ, तो ये घूम जाएगा। अब टॉर्क क्या चाहेगा, इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही पोजीशन करना, कि ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोजीशन हो जाए। अब ये पोजीशन दो तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे घूम के हो जाए या 180 डिग्री से घूम जाए। यानी अगर या तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो नेगेटिव चार्ज नीचे हो तब ये लाइन हो सकता है, या पॉजिटिव चार्ज नीचे और नेगेटिव चार्ज ऊपर तब अलाइन हो सकता है। जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर होगा और नेगेटिव चार्ज नीचे होगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव करा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, नेगेटिव चार्ज मूव करा इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर, जो कि नेचुरल बिहेवियर है। उस टाइम पे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी जिस टाइम पे एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट, दूसरा केस क्या बताया था कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए नीचे की तरफ, नेगेटिव चार्ज आ जाए ऊपर की तरफ, तब भी ये स्टेबल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा। उस टाइम पे कितने से एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का। लेकिन उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर, नेगेटिव चार्ज जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अगर उस पोजीशन में आना है तो पॉजिटिव दूर हो जाएगा, नेगेटिव पास आ जाएगा। उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0 डिग्री, यानी पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर। तो स्टेबल, अनस्टेबल के लिए थीटा होना चाहिए 180 डिग्री, यानी पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर। अब हम देखते हैं यहां पर कि इस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है। तो जब भी कपल ऑफ फोर्सेस लग रहा होता है तो टॉर्क क्या आता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स
into perpendicular distance between forces. फोर्स कितना है QE. अब इन फोर्स के बीच में, अब एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन. ये फोर्स एक ये है, एक फोर्स ये, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया AC. तो QE इंटू AC. अब ये एंगल थीटा है, तो ट्राइंगल ABC साइन थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन थीटा मेरे पास आ गया यहां पर AC अपॉन AB. तो AC कितना आ गया? AB साइन थीटा. AB कितना है? 2A. तो 2A साइन थीटा. तो ये हो जाएगा QE इंटू 2A साइन थीटा. अब फिर से डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2A. तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? Q इंटू 2A. तो Q इंटू 2A क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट. तो टॉर्क कितना आ गया? PE साइन थीटा. अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे. साइन थीटा का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट. तो इन वेक्टर फॉर्म P क्रॉस E. ये हमारा आ गया टॉर्क. तो अब इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0. तो इस केस में, स्टेबल के केस में टॉर्क कितना हो जाएगा? 0. साइन 180 कितना होता है? 0. तो यहां पर भी टॉर्क कितना होगा? 0. अब टॉर्क मैक्सिमम कब आएगा? टॉर्क मैक्सिमम आएगा जब थीटा साइन थीटा होगा मैक्सिमम. साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? थीटा 90 पे. सो फॉर टॉर्क मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. तो टॉर्क कितना हो जाएगा? P इंटू E. तो ये हमने टॉर्क देख लिया और इक्विलिब्रियम देख लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री है. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब थीटा 180 डिग्री है. नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि वर्क डन या एनर्जी कितनी आती है हमारी टॉर्क के केस में. तो अब देखो, वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? टॉर्क इंटू डी थीटा. यानी टॉर्क हो गया हमारा फोर्स. टॉर्क एक तरीके से फोर्स होता है. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि अब यहां पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन में फोर्स की जगह क्या आता है? टॉर्क. और डिस्प्लेसमेंट की जगह आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा. तो dw इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा. टॉर्क हमने पढ़ लिया PE साइन थीटा इंटू डी थीटा. dw से w निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ. यहां पर इंटीग्रेशन होगा थीटा 1 से थीटा 2 और यहां पर 0 से वर्क डन. dw की इंटीग्रेशन w, साइन थीटा की इंटीग्रेशन कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. तो यहां पर थीटा 1 क्या है? इनिशियली हमारा डाइपोल किस एंगल पे था? थीटा 2 क्या है? फाइनली हमारा किस एंगल पे चला गया? सपोज करो क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चला गया. तो इसका मतलब इनिशियली एंगल कितना था? थीटा 1 0 डिग्री. क्योंकि स्टेबल के लिए हमने पढ़ लिया थीटा होता है 0 डिग्री. अनस्टेबल का मतलब 180 डिग्री. तो थीटा 2 कितना हो गया? 180 डिग्री. अगर बोल दिया कि पहले इनिशियली 90 डिग्री या परपेंडिकुलर पे था, फिर किसी एंगल पे गया, तो इनिशियली परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 1 कितना आ गया? 90. तो cos 90 कितना हो गया? 0. इस तरीके से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हैं. ये हमारा आ गया वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन ही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी. जो वर्क डन होता है वो एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर हो जाता है. तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. आज के लेक्चर में हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा है. अगले लेक्चर में हम गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो कीप वॉचिंग
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।